नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। रात के करीब 12 बज रहे हैं। अमराराम जी इस वक्त अपने जनसंपर्क और रोड शो के बाद वापस अपने चुनावी कार्यालय पहुंचे हैं। आज का दिन बड़ा व्यस्त रहा, आपका एक रोड शो भी था। कैसा रहा रोड शो? रोड शो अमित शाह जी खोज मान गए थे, उनको दौड़ना था, वो दो दिया लोगों ने। और बहुत ही शानदार रहा और शानदार ही मैं समझता हूँ आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि पूरे लोकसभा क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर तक हमने कवर किया है और नगर पालिकाओं में भी कर लिया और बाकी बची हुई में कल हम कर लेंगे। अच्छा, कई लोग ये बात करते हैं कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, कि अमराराम अगर जीत भी गया तो क्या कर लेगा। अच्छे विकास के लिए अकेला जरूरी है। कैसे होगा? इंडिया गठबंधन तो सत्ता में आएगा, अकेला कैसे रहा? अकेला तो विधानसभा में जरूर मैं अकेला 3 दफे रहा हूँ, और जब अकेला था जब भी विधानसभा को ठप कर दिया, तो इसलिए वो तो इसका मतलब वो अभी वोट पड़ने से पहले हार मान चुके हैं। एनडीए वाले और भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि 400 पार सीटें इस बार आएंगी। आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो परसेप्शन लोगों के हौसला बनाए रखने के। जो क्या है कि दक्षिणी भारत में तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही साफ थी। उत्तरी भारत में 8-10 राज्य ऐसे हैं जिनके 100% उन्होंने ले ली, और एक दफे नहीं 2 दफे ले ली। तो अब तो उनका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। मोदी का भी जो क्रेज था ना कि बहुत कुछ कर देगा, बहुत नया कर देगा, अब वो बात रही नहीं। मतलब 10 साल हो गए, तो इसलिए जो मतलब कई सारी चीज़ें हुई है, अग्निवीर फिर हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, नौकरियां नहीं मिली, तो इसका नौकरियां ही नहीं है। आप देखिए रुपए की कीमत जिस तरह से आर्थिक बदहाली हुई है, मतलब रुपए की कीमत, किसी भी देश की करेंसी की गिरावट का मतलब है कि उसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस है। पड़ोसी वो करे, हमने दुनिया में इनका नाम कर दिया, पड़ोसी हैं जितने भी उनसे संबंध खराब हुए हैं, जो थे उससे ज़्यादा खराब हुए हैं। अब नेपाल से देख लीजिए, नेपाल भी आंख दिखाने लग गया, तो बिल्कुल नहीं था। तो हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, मतलब जिस तरह के कानून बनाए, किसान के खिलाफ काला कानून, मजदूर के खिलाफ काला कानून, ड्राइवर के खिलाफ काला कानून और कर्मचारी के खिलाफ भी काला कानून। मतलब जब से कर्मचारी सिस्टम आया है, जब से 60 साल के बाद में पेंशन थी, ये पहली बार समाप्त कर रहे हैं, तो हर क्षेत्र में केवल और केवल कंपनियों को मालामाल, अंबानी अडानी को मालामाल किया। हर गैर कानूनी काम, चाहे वो चंडीगढ़ के चेयरमैन का चुनाव हो, चाहे चुनावी फंड आपका बॉन्ड हो, हर जगह मुंह की खानी पड़ी है। इसका मतलब अपने स्वार्थ के लिए गैर कानूनी कानून बनाए हैं और संवैधानिक संस्थाओं का नाजायज तरीके से उपयोग किया है। 6 महीना पहले विधानसभा का चुनाव, अभी टाइम आप दाता रामगढ़ से लड़ रहा चुनाव जी, तो भी विधानसभा चुनाव में और अब लोकसभा चुनाव में आप इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हो, कई फर्क आप जब ग्राउंड पर जाओ तो देख रहे हो? ऐसा है कि इंडिया अलायंस बना है ये कुशासन को हटाने के लिए, देश के लिए। राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस निश्चित रूप से अलायंस करते, कांग्रेस क्योंकि बड़ी पार्टी आज भी इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी है और राजस्थान में सत्ता में थी। वो अगर गठबंधन करते तो उनकी सत्ता से बाहर नहीं होना पड़ता, ये तो उनको सोचना था। पर अब जो फैसला किया वो सही है? बिल्कुल सही है। अब सवाल सीटों का नहीं है, सवाल कौन जीत के जाता है, कौन एमपी बनता है। सवाल ये देश बचेगा, संविधान बचेगा, संवैधानिक संस्थाएं बचेगी, इस देश का किसान, मजदूर, आम आदमी बचेगा। मतलब जिस तरह से मार रहे हैं, जिस तरह से आप देखिए संविधान को तार तार कर रहे हैं, मतलब किसी भी नागरिक को धर्म और जाति के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून बनाया गया, मतलब इस देश की आत्मा को मारने का काम किया है।
इस देश के जनतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं और कभी इस वोट का हक ही छीन जाए। मतलब चंडीगढ़ का ये तो एक नमूना है, मतलब एक चेयरमैन चंडीगढ़ का, बड़ी बात नहीं बहुत है, छोटा सा लेकिन चुनाव था। नहीं, लेकिन उसमें ये करते हैं तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए उसमें क्या इनका इरादा है। अच्छा, बहुत सारा भाजपा का नेता है जगह अलग अलग स्टेटमेंट देवे जगह पर कि भाई 400 सीट ही लिए चाहे ताकि संविधान न बदल सका। इस कत्तो खतरों आम इंसान ने महसूस करना चाहिए। नहीं, वो तो किया है ना, मतलब आत्मा धर्म के आधार पर पहला कानून है जिसमें इस धर्म वालों को हम नागरिकता नहीं देंगे। इसका मतलब उस फ्रेमवर्क में जो मूल जो है आत्मा है उसमें कि किसी भी लिंग, धर्म, भाषा के आधार पे देश के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। कौन क्या खाएगा, मतलब ये सरकार में बैठे हुए लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं कि रसोई में दिनेश जी की रसोई में क्या बनता है और वो क्या खाते हैं, वो उसकी मर्जी है। वो धर्म कोई माने नहीं माने, देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन सबसे मैं तो ये कहूँगा कि जिस सांप्रदायिकता के आधार पे जो बढ़े हैं, धार्मिक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सांप्रदायिक होना उस धर्म के लिए भी सबसे खतरनाक है, बाकी धर्मों से, धर्मावलंबियों से उसको अलग करता है। अब आप जब ग्राउंड पर जाओ तो पिछले 10 साल के मायने 2 टर्म सांसद सुमेधानंद सरस्वती की जो भाजपा से प्रत्याशी भी है बांका हो चुका। ग्राउंड पर जाओ जना कई जनता की समस्या यहाँ की मिला आपने जिसके ऊपर सांसद रहते हुए बन काम करना चाहे हो, लेकिन वह कौन करे या कौन कर पाया या जनता से करेड़ा वादा पूरा कौन कर पाया। नहीं, जनता से जो उनकी पार्टी ने किया था वही उनका माना जाता है जी। एक भी चाहे काला धन का 100 दिन में लेने का था, किसानों की आमदनी दूनी करने का था, 2 करोड़ को नौकरी और रोजगार देने का था, महंगाई कम करने का था, मतलब 50 वाला डीजल 95, 400 वाला सिलेंडर 1100 तक पहुंचा है। और जब 400 में था जब तो स्मृति ईरानी सिलेंडर सिर पे लेके घूम रही थी, और अब कहती है वो 1100 नहीं हो 2200 भी हो जाए तो ठीक है। तो दूसरा, इस क्षेत्र में पानी की जो समस्या है, एक शब्द वहाँ नहीं बोले। दूसरा, जो अग्निवीर बनाया, सीकर और शेखावाटी वो जिले हैं जहाँ सबसे ज्यादा सैनिक जाते हैं, और जब दुश्मन की फौज से सामना होता है तो सबसे ज्यादा शहीद भी शेखावाटी के होते हैं। और उस वक्त एक शब्द नहीं बोलना, मतलब मुंह पे पट्टी बांधना, चाहे वो किसानों के काले कानून हो, उल्टे उनको किस किस तरह शब्दों से नवाजा था। तो एक कहीं भी जनता के बीच में दुख में सुख में कहीं भी नहीं गए। एक दिन को गोद लिया था, अपने कोटे का कहाँ उपयोग किया है, मतलब लोगों के बीच में रहना सबसे बड़ी बात है किसी भी जनप्रतिनिधि की, मैं समझता हूँ वो इसलिए बहुत बड़ा। और वो तो कई जगह आप कोड़ीडार, बानूडार, कई जगह गाँव में मतलब कितने डिक्टेटरशिप के दिमाग है उनका। कोई भी जनप्रतिनिधि है उससे मतदाता सवाल करे तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो बढ़िया बात है, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है ये। लोकतंत्र वो उत्तर दें नहीं दें वो उनकी मर्जी है, लेकिन उनके खिलाफ कोर्ट में केस करें, उनको सम्मन भेजिए। मैं तो कोलिडा गया था परसों जी। ये हालत है कि कोर्ट का सम्मन मिला उनको, जो सवाल पूछ लिया था वो पिछले एक मीटिंग में जो हुआ था उसमें। हाँ, मीटिंग में उन्होंने सवाल पूछा ना, हमारा आपने घोषणा की थी जिम की, उसका क्या हुआ। भाई पट्टी दिखाई उन्होंने, मतलब पट्टी दिखा के सवाल पूछा कि ये है, और उनको नोटिस दे। इसका मतलब वो सांसद महोदय की हालत ये है और सरकार की भी हालत है। जब मणिपुर में मणिपुर की हिंसा के लिए प्रधानमंत्री से बयान की मांग की तो 150 सांसद विरोध के हैं, उनको बाहर कर दिया। शायद ये रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया आज तक का सब। तो आवाज नहीं सुने। जनतंत्र का मतलब ये एक सत्ता पक्ष है, एक प्रतिपक्ष है, वो सरकार की कमियां खामियां सामने लाता है। कोई भी बिल आता है तो उस पर डिस्कस होता है। मतलब पहली बार मैं तो देख रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में कि विधानसभाओं में तो कोई भी बिल बिगैर चर्चा के पास हो जाता था, लेकिन मैंने कभी इस 10 साल से पहले
बिगर चर्चा के कोई बिल पास होता हुआ नहीं देखेगा। चाहे इस सत्र में नहीं हुआ तो अगले में हो जाएगा, और नहीं हुआ तो उसमें ऑर्डिनेंस लाने का प्रावधान भी हमारी व्यवस्था में है, लेकिन इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जैसे देखिए कृषि कानून हो चाहे ब्रॉडकास्टिंग बिल हो, इस तरह के बहुत सारे बिल हैं, जब विपक्ष के सांसद मौजूद नहीं थे तो बिना बातचीत के हुए, जैसे आप बता रहे हैं कि बिना बहस के। ये कैसे देश के लोगों को नुकसान करता है? भाई देश के लोगों को अब देखिए ना, अब चुनाव आयोग, हाँ, प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन और चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस को उड़ा दिया, प्राइम मिनिस्टर और एक उसका मिनिस्टर और अपोजिशन का नेता, तो 2-1 हो गया। बिल्कुल। पहले ठीक है, प्राइम मिनिस्टर था, अपोजिशन थी, चीफ जस्टिस था, तो कोई पॉलिटिकल नहीं है। इसका मतलब ठीक होगा वो होता। सही है। अब सत्ता पक्ष का चुनाव आयोग होगा, यस मैन होगा, वो जो नियुक्ति करेगा वही होगा। तो ये हर तरफ से संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करने का काम, मतलब 70,000 करोड़ का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बना बैठा है। पूरा एक सत्र नहीं चलने दिया विश्वास जो आसाम का मुख्यमंत्री, मतलब उनके यहाँ जाए तो वो ईमानदार है, उनका विरोधी है तो वो भ्रष्टाचारी है। तो ये संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को, और इसलिए ही कहते हैं, इसलिए आज सफाई देनी पड़ रही है। संविधान का बदलने का मतलब है संविधान में शोषित पीड़ित को जो बराबर लाने के लिए प्रावधान थे। अभी मैंने तो एक वीडियो देखा है कि आरक्षण नहीं, एक तरफ तो आरक्षण नहीं होने की बात करते हैं और 100 से ज़्यादा IAS बिगर परीक्षा के बना दिए। मतलब संविधान का इससे ज़्यादा और क्या मतलब नेस्ताबूद करेंगे? अभी तो बदला नहीं है। मतलब इस देश में संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय प्रशासनिक सेवा सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल। बिगर परीक्षा के इन्होंने IAS बना दिए, और वो भी जॉइंट सेक्रेटरी। IAS परीक्षा पास करके IAS बनने वाला भी जब तक 10 साल की उसकी सर्विस हो जाती है उसके बाद जा कर के जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। इन्होंने सीधे अपॉइंट किए अपनी मर्जी से और जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त कर दिए। उसमें स्पीकर बिड़ला जी की बच्ची भी है, और भी हैं जैसे बड़ी कंपनियां, बड़े नेताओं के। तो ये तो जनतंत्र की इसके हत्या इससे और ज़्यादा क्या होगी? जी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पिछले दिनों काफ़ी माहौल में चर्चाएं बढ़ी कि भाई ये एक स्कैम के जैसे है, और लेकिन प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में ये कहते हैं कि भाई ये तो हमने व्यवस्था करी जिससे आज पता चल रहा है कि किसने किसको कितना पैसा दिया। आप इस व्यवस्था पे और प्रधानमंत्री के इस बयान पे, इस सफाई पे आप क्या कहेंगे? नहीं, अब तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि ये गैर कानूनी था। पता पहले भी लोग देते थे उनको, मतलब आप किसी को भी चंदा देते हो तो 2,000 रुपये भी कोई सी पॉलिटिकल पार्टी को देते हो तो इनकम टैक्स और चुनाव आयोग में हर साल हिसाब देना पड़ता है। वो कैसे करेंगे हिसाब नहीं देना पड़ता? पता नहीं था भाई। लेकिन चुनावी बॉन्ड में ये था कि न देने वाले को हिसाब देना है और न लेने वाले को हिसाब देना है। इसलिए खतरनाक था जब देश का कानून किसी भी को लेने की, और वही नहीं, उन्होंने तो जो प्राइम मिनिस्टर फंड है उसके लिए भी कोई ऑडिट नहीं होगी। मतलब किस तरह से वो एक एक करके मारने का काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि 2,000 रुपये और उससे ज़्यादा कोई भी पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को 2 जगह हर साल हिसाब देना पड़ता है, वरना उनका सिंबल है वो सीज हो जाता है। अच्छा, कांग्रेस पे जिस तरीके से ये इनकम टैक्स रिटर्न वाला मामला आया, इतने हजारों करोड़ का उस पर जुर्माना लगाया, अकाउंट सीज करे, ये आपको कितना ठीक फैसला लगता है? नहीं, कितना फैसला है अब आप देखिए। मतलब ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ में कर्मचारियों की यूनियन है, किसी ने 4,500 रुपये हमारे पार्टी अकाउंट में डाल दिए, ठीक है, मान्यता प्राप्त है, उनको नोटिस देके मान्यता समाप्त कर दी। मतलब ऐसा है जैसे तो कोई आतंकवादियों को पैसा दे दिया हो। अच्छा।
मतलब इससे आप अंदाज़ा कीजिए 4,500 रुपया एम्प्लॉयज ने उस यूनियन के खाते से सीपीएम के खाते में डाल दिया। ये हालत है। मतलब किस तरह से वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और खुद के लिए कुछ नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, जी पाकिस्तान की कंपनी से ले लिया, जो टीका लगाया था इसको अभी कोरोना में, जी। उनसे करोड़ों रुपया ले लिया। ऐसी दवा बनाने वाली कंपनियां जिनके सैंपल फेल हो गए, नकली निकल गई, उनसे रुपए ले लिए। तो वो तो जिनके ईडी का छापा पड़ा, जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लिया, फिर छापा गायब है। तो ये जो मतलब आप अंदाजा कीजिए भारतीय जनता पार्टी का क्या चाल चरित्र है। बिल्किस बानो के गैर कानूनी तरीके से उनके परिवार की हत्या करने वाले, उनके साथ ज्यादती करने वालों की सज़ा में न केवल सज़ा माफ़ करते हैं बल्कि उनका अभिनंदन करते हैं, जैसे वो बहुत बड़ा काम करके आए किसी हत्यारे को। और खुद प्रधानमंत्री के बनारस विश्वविद्यालय में एक बच्ची के साथ 3 इनके लोग करते हैं और 2 महीने तक गिरफ्तार नहीं करते हैं, जबकि उसमें सब आ गया था। और वो मध्य प्रदेश में करते हैं। तो बुलडोज़र बाकी के अल्पसंख्यक मुसलमान पे तो बुलडोज़र चलेगा, कोई भी अपराध कर देगा। लेकिन आरएसएस के लोग अगर जघन्य अपराध भी करते हैं तो वहाँ बुलडोज़र नहीं चलेगा। ये कौन सी न्याय? ठीक बात है। अभी यमुना जल समझौते की बात हुई और इसको सांसद साहब भी खूब प्रचारित कर रहे हैं कि भाई 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में पानी आ जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा के जो थे खट्टर साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो जब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी उसके बाद अगर बाढ़ एक्सेस का में पानी होगा और उसमें से भी 25% पहले हम रखेंगे और फिर देंगे। इसको वो आप वैसा- स्पष्ट करें। वैसा ही पानी है जैसे 15 लाख आए, 2 करोड़ हर साल नौकरी आई, वैसा ही यमुना। 10 साल कौन मना करने गया था यमुना वाटर को? 10 साल से हरियाणा में सरकार है, 10 साल से देश में सरकार है, और 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी की। अभी तो 5.25 साल से, इस 5 साल से पहले तो भारतीय जनता पार्टी की थी। जो 5 साल में उनको याद नहीं आया पानी? या कल सूखा पानी सीकर जिले में, शेखावाटी में, झुंझुनू में, इनके एमपी थे 10 साल है। चूरू में इनका था, सीकर में इनका था, झुंझुनू में इनका था। इनकी तीनों जगह सरकार, तो 3 डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार थी, जब पानी याद नहीं आया। अब केवल वोट लेने के लिए यमुना का बात याद आ रही है। अब तो उनके जाता का पग दिखे हैं, इसलिए कोई आएगा वो पानी की बाकी चीज़ें करेगा। तो जो ज़्यादातर सीकर का हिस्सा डार्क जोन में है वो फिर पानी की उम्मीद करे कि नहीं करे? नहीं, पानी लेके आएंगे, जनता आशीर्वाद देगी। तो मैं समझता हूँ जब पानी सबसे पहला काम है, और पानी अगर देश में जो भी सरकार बने, अमराराम को प्रतिनिधित्व दिया तो कोई भी सरकार हो पानी देगी, जब भी संसद चलेगी। और पानी के अलावा और क्या क्या मुद्दे आपको ऐसे लग रहे हैं कि भाई अगर आपको मौका मिले तो आप 5 साल में उनके ऊपर काम भाई, करना चाहो? जैसे एक एमएसपी का सवाल पूरे देश की बहुमत आबादी का है। बिल्कुल। और वो केवल बहुमत आबादी का ही नहीं है, खरीद के खाने वालों के लिए भी। अब आप देखिए, 1 साल पहले लहसुन 10 रुपये में, जिसने 4 महीने पैदा किया उसको 10 रुपये मिले, और जिसने 4 महीने गोदाम में बंद कर दिया उसको 300 रुपये, 290 रुपये मिले। मतलब ये लूट दोनों तरफ हो रही है। पैदा करने वाला भी लूट रहा है, खरीद के खाने वाला भी लूट रहा है। नेचुरली ये स्थिति गेहूँ में नहीं होती। गेहूँ में अप एंड डाउन इतना नहीं होता, 10 रुपये से 300 रुपये हो जाए। हाँ ठीक है, 1 कुंटल में 100-200 रुपये का हो सकता है, बाकी नहीं होता, क्योंकि सरकार स्टॉक रखती है, और जब भी जो ही कीमत बढ़ती है वो बाज़ार में उसको निकालती है, तो वापस आ जाए। अब तो जानबूझ के मार रहे हैं। सीकर में जो प्याज पैदा होता है, जी। सरकार निर्यात पे पाबंदी लगा करके और इस भाव से बाहर भेजेंगे। मतलब यहाँ के किसान को जानबूझ के मारने का काम करते हैं। मतलब आयात निर्यात नीति के माध्यम से किस तरह से उसको भाव देना। बाजार आक्षेप योजना है, 1 किलो भी नहीं खरीदा देश की सरकार ने, और जहाँ खरीदा वहाँ पेमेंट नहीं किया।
मतलब इन चीज़ों पे जैसे प्याज है, लहसुन है, ऐसी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा कीमत गिरती है तो जितना नुकसान होता है वो केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपए का फंड होता था बजट में, उसकी भरपाई करते थे। अच्छा, ये पिछले 2 टर्म से राजस्थान की पूरी 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में जा रही थी। इस बार आपको क्या लगता है 25 में से कितनी सीटें किधर जाएगी? मेजोरिटी सीट भारतीय जनता पार्टी से जाएगी। लूज कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कौन सी ऐसी सीटें हैं जो कि आपको लगता है कि ये तो स्पष्ट है, ये तो भाजपा नहीं खा यहाँ भाई पे जीत पाएगी? शेखावाटी की स्पष्ट है, तीनों? तो क्या कोई किंतु ही नहीं है। अच्छा, बाड़मेर, दौसा, बहुत सी सीटें, मतलब आप अंडर करंट देखेंगे ना, जी। जो पेंशन बंद की है, हम्म। ओल्ड पेंशन लागू कर दी तो उसको वापस समाप्त करने की जो सिम्टम आ रहे हैं, तो टोटल सर्विसेज में केंद्र और राज्य सरकार, अर्धसैनिक बल, केवल मिलिट्री बची थी, उनको उन्होंने अग्निवीर कर दिया। तो बहुत बड़ा रिजाइमेंट है, मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं है, छोटा व्यापारी, किसान, मजदूर, कर्मचारी, मतलब इनकी पोल खुल चुकी ना। वो एनडीटीवी को तो खरीद सकते हैं लेकिन रवीश कुमार को नहीं खरीद सकते। ये उदाहरण है इस देश में। बिल्कुल। रवीश कुमार से याद आया मुझे, ध्रुव राठी का आपने नाम सुना? हाँ, बहुत जबरदस्त उसने, मतलब वीडियो देखे आपने? हाँ बिल्कुल देखे। अच्छा, वो वीडियो देख के आपको क्या लगता है कि जनता को उन वीडियो से क्या सीख लेनी चाहिए, क्या समझना चाहिए, या क्या सेल्फ इवेल्युएशन करना चाहिए जनता को? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक और आपका सोशल प्रिंट मीडिया, इन पे मोदी जी ने पूरा कब्जा कर लिया। केवल अब बचा है, जनता की आवाज़ बचा है सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल, वो बचे हैं। बाकी तो वहाँ थोड़ा सा भी ज़मीर वाला उन मीडिया में रह ही नहीं सकता, न प्रिंट मीडिया में रह सकता और न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रह सकता। इसलिए आप देखेंगे कि उनका बहुत बड़ा, क्योंकि असलियत नहीं दिखा सकते तो फिर वो पत्रकारिता नहीं है, फिर तो चाटुकारिता है। तो मैं समझता हूँ ये सब कुछ इसलिए ही है ध्रुव का, मतलब उसने अब तो पूरे खुलासे हो गए ना कि किसान कृषि कानून किस नाम से आए, नाम लिया 2022 में आमदनी दूनी कर देंगे, और किस तरह से किसान को क्रेश किया जा सकता है, वो पूरी हिस्ट्री अब रवीश कुमार ने भी दिखा दी, एक दूसरे साथियों ने भी दिखा दी, और ये ध्रुव भी बहुत कुछ असलियत है वो जनता के सामने लाया। जनता के सामने लाया। अच्छा, सांसद साहब जैसे सुमेधानंद सरस्वती जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो जब भी जनसंपर्क पे जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई अमरा राम इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है। मैंने अपनी 10 साल की उपलब्धि आपको बता दी, अमरा राम अपने जब एमएलए रहे वो अपनी उपलब्धि बता दे। खाली धरने प्रदर्शन से काम नहीं चलता है, खाली दिल्ली रोक देने से काम नहीं होता है। ऐसा है, बिजली का आंदोलन 2005 में 1 सितंबर से 8 सितंबर हुआ, और पूरे राजस्थान के, मैं तो बोर्ड तो दूध से लेके गया था, पूरे राजस्थान के किसानों को 16,500 करोड़ रुपए की छूट हर साल मिलती है, और अब 10 HP तक तो राजस्थान में फ्री हो गया। 8,000 करोड़ रुपया, मैं एमएलए नहीं था 17 में, 163 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनको झक मार करके समझौता करना पड़ा, 4 मंत्रियों ने दस्तखत करके समझौता किया, फिर मुकरे, फिर हम 700 लोगों को जेल में डाला, फिर थूक के चाटा, और भारतीय जनता पार्टी को 8,000 करोड़ रुपए माफ़ भी करने पड़े, और सबको बिगर शर्त छोड़ना भी पड़ा। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि किसान को अपनी ताकत का, मजदूर को, नौजवान को अपनी ताकत, जनतंत्र में जनता में वो ताकत है जो बनाती है और कुर्सी पे बढ़ाती है और सड़क पे लाती है। वो ताकत का एहसास मैंने कराया है। वो चाहे नरेंद्र मोदी को भी 10 साल में इस देश के किसान ने ही 3 कदम पीछे खिसका है, और किसी के सामने नहीं। वो अपने के सामने भी कहता है अनुयायी बनो, सवाल नहीं, आप हनुमान बनिए, सवाल नहीं। तो
बाबा जी की उपलब्धि क्या उपलब्धि बता रहा हूँ, रेल रेल तो अंग्रेजों के टाइम में आ गई थी सीकर में। सबके लास्ट में जब कोई भी छोटी गेज नहीं रही तो लास्ट में हुई है, तो वो तो उनका क्या योगदान है। फिर कहीं बची नहीं है तो ब्रॉड गेज तो होनी ही थी। उनका कहना भाई मीटर हर- गेज थी, वो बंद पड़ी थी, खोद के रख दी थी, फिर वो आए, उन्होंने करवाया, और फिर 49 ट्रेनें आज पूरे देश भर को जोड़ती है सीकर से। नहीं, ब्रॉड गेज उनके आने से पहले चालू हो गई थी। ब्रॉड गेज में गेज बदलना उनके पहले हो गई थी, और जब हुई जब कहीं बची नहीं थी ये, तो उससे पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी 3 दफा रही है भाई। एक व्यक्ति नहीं, वो तो सोच की बात है ना। उससे पहले उनकी सरकार रही है, 3 दफा सांसद रहे हैं, बीच में 1 दफा ही तो कांग्रेस का रहा है। तो सीकर के साथ हमेशा ही ये भेदभाव हुआ। अब जो मेडिकल कॉलेज की बात कहते हैं तो मेडिकल कॉलेज हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो रही है, बात समझ में आती है, उससे पहले हो जाती। जैसे झालावाड़ में हुई, जी। झालावाड़ में वसुंधरा ने चीफ मिनिस्टर थी, वहाँ चाहे वो सोसाइटी के नाम से ही खोली हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज खोली। जबकि सीकर तो उनसे बहुत आगे था। भैरू सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे, 1 दफा नहीं 3 दफा रहे, वो कोई कॉलेज खोल देते। तो अब तो सब हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे खुल रही है, तो उनकी क्या उपलब्धि है। अच्छा, एक चीज उपलब्धि तो है कि वो पानी पेयजल की 10 साल में हाँ। उनको याद नहीं आया पानी। तो उनके शेखावाटी के बच्चों को अग्निवीर बनाया गया, उनकी जबान नहीं खुली। काले कानून के खिलाफ वही अंदाता लड़ रहा था जो उनको वोट दे के भेजा था। उनको क्या क्या नहीं कहा इन्होंने, किराए के टट्टू हैं, माओवादी हैं, आतंकवादी हैं, ये किसान है ही नहीं। बात समझ। मैं तो सतपाल मलिक उनका अपॉइंटेड राज्यपाल था, अधिकार उन्होंने मजबूती के साथ खड़े होके पूरे कहा। उनका टर्म खत्म हो गया, बात अलग है, लेकिन सरकार में भी हिम्मत नहीं थी कि उनको बर्खास्त कर दें। पर आपको ये अजीब नहीं लगा कि सत्यपाल मलिक ने सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ इतने बड़े सवाल उन्होंने उठाए, आरोप लगाए, और उसके बावजूद भी पुलवामा की इनकी कोई खास जांच नहीं हुई, जनता के सामने नहीं आई? जांच कराएं तो मोदी जी जेल जाएंगे। मतलब किस तरह से सतपाल मलिक के ये सच्चाई कुछ उजागर की जांच के बाद ही पूरी तो होगी, लेकिन उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, उनके गांव में भी पड़ गया है, उनके निवास में भी पड़ गया। क्या मिला क्या है आज तक तो सामने आया नहीं, लेकिन एक भय पैदा करने की कोशिश तो की जा रही है। मतलब सच्चाई कोई नहीं बोले। भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि है कि उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाई, और भाजपा प्रत्याशी अब ये कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि अगर आपकी सरकार आती है या आप सत्ता में आते हैं तो आप कश्मीर में फिर से धारा 370 लगा देंगे। ऐसी सरकार है इस देश में, कोई भी सरकार रही है, राज्य बनते हुए तो देखे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, बिहार से झारखंड बना है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना है। ये पहली सरकार है जो जम्मू कश्मीर, जो इस देश का स्वर्ग कहा जाता है, उसको राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। वहाँ लोकसभा के चुनाव के वोट तो पड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा के वोट नहीं पड़ रहे हैं। 19 में नहीं पड़े, अब 24 में भी नहीं पड़ रहे। मतलब उस कश्मीर के साथ क्या नहीं कर रही है। मतलब आप मुझे एक उदाहरण बता दो 1947 के बाद कि किसी राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित बना दिया हो। मतलब केंद्र शासित दिल्ली था, वो अर्धी राज्य हो, लेकिन आज राज्य की अर्ध राज्य तो है। लेकिन ऐसा एक उदाहरण बता दीजिए आप कि राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित बना दिया हो, चुनाव नहीं करा रहे हो। वोट तो लोकसभा में पड़ेंगे, तो फिर विधानसभा में क्यों नहीं पड़ रहे हैं। मतलब क्यों सरकार केंद्र की सरकार दादागिरी से वहाँ केंद्र शासन लगा रखती है। अब तो केंद्र शासित कर दिया तो केंद्र का ही शासन चलेगा। बिल्कुल। मतलब कोई चुनी हुई जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती। पर इसमें कितनी सच्चाई है कि आप ये कह रहे हैं कि धारा 370 वापस लगा देंगे? नहीं,
राज्य का ही दर्जा खत्म कर दिया। हम्म, क्या होगा, क्या मतलब जिस मेजोरिटी, जब देश आज़ाद हुआ धार्मिक आधार पे पाकिस्तान बना, लेकिन मुसलमान बाहुल्य होने के बाद में भारत में रहे, इस उम्मीद के साथ रहे कि हम इस धार्मिक आधार पे बंटवारा नहीं चाहते, लेकिन हमारी कश्मीरियत जो संस्कृति है वो रहे। ये बाकी उनके साथ अन्याय पहले भी होती रही है कश्मीर के साथ, और इस सरकार ने तो वो सब हदें पार की है। सीकर में जाट बोर्डिंग है, इसके बारे में भी उनका वो एक कहीं बात कर रहे थे, जहां उनका वीडियो बात आया नहीं, कि भाषण दे रहे थे या बात कर रहे थे, जो भी कही, जो भी कर रहे थे, पर उन्होंने वो तो ये उनसे कहा कि भाई पूछिए। वहां से उनसे मैं पूछा, उनको उन्होंने ये बोला। कहा कि भाई हम तो, जब वो एक बार ये ऐसी घटना हुई थी जहाँ पे गोलीबारी हुई थी, और उस घटना के संदर्भ में उन्होंने कहा था बाकी जाट बोर्डिंग की वो इज्जत करते हैं काफी। नहीं, इज्जत तो उन्होंने बता दिया ना, गुंडे पैदा होते हैं। मतलब उनको ये भी पता है, जब वो शायद यहाँ आ गए होंगे 22 अप्रैल 1987 को चली, जब एक कारण गोली चलाई गई, एक 9th क्लास का 14 साल के बच्चे को शहादत देनी पड़ी। 4 घंटे तक पुलिस की गोलियों का सामना वो लड़के करते रहे। अगर नारायण सिंह गुंडा है, अमराराम गुंडा है, पेमाराम गुंडा है, जो आरएएस अफसर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस बने हैं, वो सब गुंडे हैं। और वो सब इसलिए उनके निकल रही है क्योंकि उनकी ज़मीन खिसक रही है। तो अभी 19 तारीख को मतदान है, आपके जो वोटर हैं उनसे, उन्हें आपका क्या मैसेज है, क्या आप उनसे कहना तमाम मतदाताओं से मेरा यही निवेदन है, 22 लाख समथिंग हैं, वो इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को समाप्त करें, अपनी समस्याओं की आवाज़ देश की संसद में उठे, उन समस्याओं का समाधान हो। पिछले 10 साल में न आवाज़ उठी है, जो वायदे किए न वो वायदे पूरे हुए हैं। इसलिए तमाम मतदाताओं से मेरा निवेदन है, जिस तरह से मैंने राजस्थान की विधानसभा में 20 साल तक सड़क से लेकर आम आदमी, न केवल कॉन्स्टेंसी का बल्कि पूरे राजस्थान की आम आवाम की आवाज़ उठाई है। मैं समझता हूँ इस देश के शोषित पीड़ित किसान, उनकी आवाज़ इस देश की संसद में उठे, उन समस्याओं का समाधान हो, विकसित भारत हो, उस ओर हम आगे बढ़ें, न केवल अंबानी और अडानी विकसित हो। यही मैं उनसे कहना चाहूँगा। खुद चलकर ये अपने मतदान का जो बहुमूल्य मत का प्रयोग इस देश के विकास में और कुशासन को समाप्त करने में देंगे। यही, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कॉमरेड अमराराम को। आप इंडिया अलायंस के सीकर लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट हैं, और काफ़ी सारी बातें हुई। इस पूरे इंटरव्यू के बारे में आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।